हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेप्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट ही करेंगे। कल भी हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट किया था। 15 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। ओके, डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन के साथ हमने प्रैक्टिस किए थे 15 क्वेश्चंस। आज भी हम करेंगे प्रैक्टिस सेट सेकंड। ओके, कुछ आज भी हम क्वालिटी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू लाइव वाइगोस्की लर्निंग इज। लाइव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, अ पैसिव एक्टिविटी, अ कंडीशनड एक्टिविटी या फिर अ सोशल एक्टिविटी। देखो फ्रेंड्स, मैंने लाइव वाइगोस्की की थ्योरी हम डिटेल में करवाई हुई है, बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। एंड अभी तक अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ देख लीजिए। अराउंड कुछ 14-15 सेशन मैंने लिए हुए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें आप देख लीजिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं। लाइव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, या एक अनुबंधित गतिविधि है, या एक सामाजिक गतिविधि है। फ्रेंड्स देखो, आपको याद हो तो लाइव वाइगोस्की की थ्योरी का ही नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आंसर होगा लास्ट डी, सोशल एक्टिविटी। ओके, एक सामाजिक गतिविधि है ये। ओके, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, आंसर ऑप्शंस देख लेते हैं। टीचर फुल्ली कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द क्लास इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। सिर्फ टीचर का यही काम नहीं है कि बच्चों को कंट्रोल करें, ठीक है, सिर्फ इतना काम नहीं होता है, और भी बहुत से होते हैं। गाइड करना, फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना, बहुत से होते हैं। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। दे मेमोराइज फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक। मेमोराइज करवाना मीन्स सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में जो बातें दी हुई है, जो कंसेप्ट दिया हुआ है, फैक्ट्स दिया हुआ है, उनको सिर्फ याद करवा दें। क्या यही रोल होता है टीचर का? क्या इससे लर्निंग इफेक्टिवली होगी? थर्ड देख लेते हैं। दे कॉपी आंसर्स रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड। वह श्यामपट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। बच्चों का सिर्फ यही काम है कि जो टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया वो ब्लैक बोर्ड पे से नोट डाउन कर लेंगे अपनी बुक्स में। क्या इससे इफेक्टिव लर्निंग होती है? या फिर लास्ट, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो आंसर विल बी डी, यानी कि बच्चे जहां एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे ना, एक्टिव होना चाहिए बच्चा, जहां बच्चा सक्रिय रूप से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा ना डिफरेंट एक्टिविटीज से, टास्क से, तो उससे लर्निंग बहुत ही हद से ज्यादा बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है, तो उससे उसको नॉलेज मिल रही है। ओके, अलग अलग डिफरेंट टास्क कर रहा है, डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको खुल के बोलते हैं ना, एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है। ओके, जहां बच्चे को खुद से एक्सप्रेस करने का मौका मिले, वही ऑप्शन बेस्ट माना जाता है, वही लर्निंग इफेक्टिवली होती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following is not a key process through which meaningful learning occurs? फ्रेंड्स, मैंने कल भी बताया था कि ये जो नॉट, लीस्ट, लेस, एक्सेप्ट, ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत ही ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग, इसके ऑप्शंस जो होते हैं ना बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, समझ में नहीं आता कौन सा आंसर है, क्योंकि नॉट पूछते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, निर्देश एवं संचालन, एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। देखो फ्रेंड्स, नॉट पूछा है, तो नॉट हमको ये तो मालूम है कि बच्चों को कभी भी रटवाना नहीं है।
ओके, रोट मेमोरी अच्छी नहीं मानी जाती टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। ओके, ये अगेंस्ट होता है, बच्चे के अगेंस्ट है कि रोट मेमोरी करवाना, मीन्स जैसा है वैसा का वैसा रटवा देना। तो नोट पूछा है तो आप समझ गए होंगे क्या आंसर होगा, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। ओके, क्योंकि देखो रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, इससे कुछ ना कुछ तो बच्चा सीखता है। ओके, जितना जैसे रिपीट करेगा, प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा तो कुछ नया सीखेगा। ओके, मीनिंगफुल लर्निंग होगी उससे। इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन में भी उसको कुछ मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, सही डायरेक्शन मिलेगी, कैसे आगे प्रोसीड करना है वो सब सीखेगा। एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, जैसे जैसे वो अपने पीयर्स ग्रुप में, ठीक है, सब ग्रुप एक्टिविटीज वगैरह करेगा तो उसमें इंटरेक्शन होगा तो भी मीनिंगफुल लर्निंग होगी। ठीक है, उसको एक्सप्लोर, उसकी नॉलेज एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे तो मीनिंगफुल लर्निंग होती है। नहीं पूछा है किससे नहीं होती, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल से। ओके, रटी हुई बातें जैसी कि ऐसी बता देना, रट लेना, ये सही नहीं माना जाता। नॉट पूछा है तो मेमोराइजेशन एंड रिकॉल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, which of the following is not a characteristic feature of intrinsically motivated children? ओके, मोटिवेशन का चैप्टर हमने किया हुआ है, डिटेल में किया हुआ है एंड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। ओके, तो अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है ना तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि थियोरी पोर्शन मैंने करवाया ही इसीलिए है, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बेसिक क्लियर होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ईजी हो जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ओके, ये वाला क्वेश्चन भी नोट का आ गया है फ्रेंड्स। एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे कहीं ना कहीं नोट, लिस्ट, लेस ये सब लिख देते हैं, वो एकदम से ध्यान से निकल जाता है और आंसर गलत हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। नोट पूछा है तो आपको बताना है इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन के लिए कौन सा फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ओके, दे ऑलवेज सक्सीड, ये हमेशा सफल होते हैं, मतलब जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन होते हैं वो हमेशा से ही सफल होते हैं, हमेशा वो सक्सीड ही होंगे। क्या ये है? दे एंजॉय डूइंग देयर वर्क, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। दे डिस्प्ले हाई लेवल ऑफ एनर्जी वाइल वर्किंग, वो कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। या फिर दे लाइक चैलेंजिंग टास्क, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। कौन सा हो सकता है आंसर? नोट पूछा है तो नोट पूछा है ना, तो इसका आंसर पता है क्या होगा? दे ऑलवेज सक्सीड, आंसर विल बी ए, ये हमेशा सफल होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड अगर है बच्चा तो जरूरी नहीं है कि वो सक्सीड ही होगा। ओके, सक्सेस उसको मिलेगी ये जरूरी नहीं है, उसको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। अगर गलती होती है तो वो उसको सुधारेगा, आगे दोबारा से प्रोसेस शुरू करेगा। ठीक है, गोल तक पहुंचने के लिए दोबारा से मेहनत करेगा, बट हमेशा सक्सीड होगा ये हर वक्त हर टाइम पॉसिबल नहीं है। ओके, द आंसर विल बी ए। According to Piaget, children's thinking differs in dash from adults than in dash. पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। ओके, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। साइज, करेक्टनेस, आकार या मूर्त परखता, काइंड, अमाउंट, प्रकार या मात्रा, साइज, टाइप, आकार, किस्म, अमाउंट, काइंड, मात्रा या प्रकार। कौन सा हो सकता है? ये ऐसा पूछ रहे हैं कि बच्चों का चिंतन यानी जो बच्चों की थिंकिंग है वो डिफर करती है एडल्ट से। ओके, किसके बजाय? ओके, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा काइंड एंड अमाउंट। ठीक है, बच्चों की थिंकिंग डिफर करती है काइंड फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट। ओके, ये देखो आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, चिल्ड्रन थिंक, बच्चों की जो सोच होती है ना वो क्वालिटेटिवली होती है। ओके, क्वालिटेटिवली होती है, गुणात्मक होती है, वो डिफरेंटली सोचते हैं।
ओके उनकी सोच डिफरेंटली होती है, तो उनकी क्या होती है वो जो काइंड जो बोलते हैं ना कैसे काइंड की कैसी क्वालिटी है, ओके और कितने मात्रा में बता देंगे। फिर देन इन अमाउंट में मीन्स एग्जैक्ट अमाउंट बता देंगे कितने में, ओके ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके आई होप कि ये कंसेप्ट ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the most sensitive time for the language development? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है, कौन सा ऐसा डेवलपमेंट का स्टेज है जहां पर जिस स्टेज में बहुत ही सेंसिटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उसको सेंसिटिव टाइम पीरियड कहा गया है। ओके ऑप्शन देख लेते हैं। मिडिल चाइल्डहुड, मध्य बचपन का समय, या एडल्टहुड व्यवस्था, या अर्ली चाइल्डहुड टाइम पीरियड प्रारंभिक बचपन का समय, या पेरिनेटल स्टेज जन्म पूर्व का समय। देखो पेरिनेटल स्टेज तो हो नहीं सकता, ओके एडल्टहुड भी नहीं हो सकता। मोस्ट सेंसिटिव टाइम पीरियड बोला है तो मोस्ट सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है अर्ली चाइल्डहुड का, ठीक है उसको मोस्ट सेंसिटिव टाइम पीरियड भी कहा गया है, क्रिटिकल टाइम पीरियड भी कहा गया है, ओके जो अर्ली चाइल्डहुड होता है ना उसको बहुत ही सेंसिटिव पीरियड बोला गया है क्योंकि उसमें ना जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो बहुत ही फास्टेस्ट होती है, पर बहुत ही क्रिटिकल टाइम पीरियड भी बोला गया है इसको, ओके ये वाला चैप्टर भी मैंने ये वाला टॉपिक भी मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेज मोटिवेशन टू लर्न? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? क्या हो सकता है देख लेते हैं ऑप्शन। एक्सट्रिंसिक फैक्टर बाह्य कारक, मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्टी, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन मीटिंग टारगेट्स, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। देखो पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, मीन्स लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है जो वो क्या है, क्या हो सकता है, ठीक है तो वो क्या होगा, अकेला एक्सट्रिंसिक फैक्टर तो नहीं होता, ठीक है मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर से फेलियर से बचना, ठीक है असफलता से बचना, ये तो कहीं लर्निंग में मोटिवेशन कहीं आ नहीं रहा है। टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्टी, ये तो कुछ बात ही नहीं हुई ना कि अपने हिसाब से अपने लक्ष्य को चूज कर लो या डिफिकल्ट या इजी, नहीं इसमें होता है पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन मीटिंग टारगेट्स, जो उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, जो सेटिस्फेक्शन होता है ना वो ज्यादा मायने रखता है, समझ रहे पर्सनल सेटिस्फेक्शन, खुद का सेटिस्फेक्शन भी तो होना चाहिए ना, फिर और कुछ मैटर नहीं करता है, ओके नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग मॉरल डिस्कशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू डेवलप, मीन्स कोहलबर्ग के अनुसार डैश को विकसित करने के लिए नैतिक चर्चा का आयोजन किया जाना चाहिए, मीन्स मॉरल डिस्कशन ऑर्गेनाइज्ड करना चाहिए, क्यों क्या डेवलप करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध, मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बच्चों में नैतिक मूल्य, इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद, या बोथ ए एंड बी। तो कौन सा हो सकता है, देखो आपने अगर ध्यान से समझा होगा ना मैंने कोहलबर्ग की थ्योरी करवाई हुई, कोहलबर्ग की थ्योरी का नाम ही है क्या, कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है तो वो सिर्फ मॉरल डेवलपमेंट पे फोकस करेगा, मोस्ट उसका फोकस मेन उसका जो फोकस होगा वो किस पे होगा, मॉरल डेवलपमेंट, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना है, ओके तो कौन सा आंसर होगा, आपको मिल गया होगा ना आंसर, तो मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित करने हैं ना, नैतिक मूल्य अच्छे से उनमें डेवलप करने हैं, तो मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन होगा। मीन्स नैतिक चर्चा क्यों करवा रहे हैं, ताकि नैतिक मूल्यों के लिए करवाई जा रही है ना नैतिक चर्चा, तो
मॉरल वैल्यूज हो गई, ऑनेस्टी, पीस, लव, ट्रूथफुलनेस, ये सब डिस्कस करवाए जाते हैं ताकि बच्चों में मॉरल वैल्यूज अच्छे से डेवलप की जाए। ओके, नेक्स्ट वन, in which stage it is said that adolescents generally have completed physical development and growth to their full adult height। किस अवस्था में ये कहा जाता है कि किशोरों ने आमतौर पर शारीरिक विकास और वृद्धि को अपने पूर्ण वयस्क स्तर तक पूरा किया है? कौन सी ऐसी उसमें बताया, एडोलसेंस में कौन से में बताया गया है? ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन। अर्ली एडोलसेंस, प्राइमरी एडोलसेंस, सेकेंडरी एडोलसेंस या लेट एडोलसेंस। प्रारंभिक किशोरावस्था, प्राथमिक किशोरावस्था, माध्यमिक किशोरावस्था या पाश्चात्य किशोरावस्था, कौन सी हो सकती है? देखो, एडोलसेंस वाला टॉपिक भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में करवाया हुआ है। ठीक है, जब हमने ग्रोथ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देखा था ना, जब, तो उसमें मैंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट वगैरह काफी डिटेल में करवाए हुए हैं। तो उसमें आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो 2 टाइप्स के एडोलसेंस होते हैं। एडोलसेंस के टाइम पीरियड 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे एक अर्ली एडोलसेंस होता है, एक लेटर एडोलसेंस होता है। ओके, तो ये एडोलसेंस का टाइम पीरियड होता है ना, ये एक ट्रांजिशनल पीरियड बोला जाता है। ठीक है, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का एक ट्रांजिशनल पीरियड है। इसमें बच्चा क्या है, किशोर किशोरी। ओके, तो वो क्या होते हैं, ना तो वो चाइल्डहुड पीरियड के हैं, ना तो वो बड़े हैं, ना ही छोटे हैं। ओके, इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस वगैरह, ओके, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का पीरियड, टाइम पीरियड भी कहा गया है, तूफान एवं तनाव का काल बताया गया है। ओके, इसमें बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं, जो कुछ भी आता है वो सब इसी में, इसी एडोलसेंस टाइम पीरियड में ही बच्चे में बहुत से ऐसे देखने को मिलते हैं चेंजेस। आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है, लैक ऑफ एडजस्टमेंट आ जाता है, फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट आ जाता है, करियर टेंशन, लीडरशिप, ओके, हीरो वर्शिप एज हो जाती है। ठीक है, बट मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट इसी टाइम पीरियड में होता है। ओके, तो इसका आंसर कौन सा होगा, लेट एडोलसेंस। ओके, पूछा क्या है, पूछा इन्होंने ऐसे है कि एडोलसेंस जनरली हैव कंप्लीटेड फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। उनकी मोस्टली जो बोलते हैं ना, बहुत ही पूरी तरह से फिजिकल डेवलपमेंट हो जाती है उनकी, कंप्लीट एंड ग्रोथ अच्छे से फुल्ली डेवलप हो जाती है। तो वो कौन से टाइम पीरियड में होगा, लेट एडोलसेंस में। ओके, जिसका टाइम पीरियड होता है 16 to 18 ईयर्स, लेट एडोलसेंस का। ओके, नेक्स्ट, लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। लर्निंग प्रोसेस में क्या, अधिगम की प्रक्रिया में डैश शामिल है, क्या आएगा उसमें? ऑप्शन देख लेते हैं। एन अट्रैक्टिव गोल, एक आकर्षक लक्ष्य, हार्डवर्क, कठोर परिश्रम, एफर्ट, प्रयास, या ऑल ऑफ द अबव, मीन्स सारे कुछ जितने ऑप्शन बताए हैं अबव 3 ABC तीनों इंक्लूडेड हैं। कौन सा आंसर सही होगा? लर्निंग प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करता है? लर्निंग प्रोसेस में अट्रैक्टिव गोल होते हैं, हाँ होते हैं ना, उसमें गोल तो अट्रैक्टिव रखेंगे बच्चे कि यहाँ तक अचीव करना है। हार्डवर्क भी करते हैं, ओके, खूब मेहनत करते हैं, एफर्ट भी लगाते हैं, एफर्ट एंड प्रैक्टिस भी लगाते हैं, खूब लगाते हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, मीन्स ऑल ऑफ द अबव। ओके, लर्निंग वाला भी मैंने सेशन बहुत ही अच्छे से लिया हुआ है, बहुत ही डिटेल से समझाया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी सेशन मिस हो गया तो आप प्लीज देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही डिटेल में कराया हुआ है, उससे बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग? मीन्स अपने को ये बताना है कि कौन सा एक हेरिडिटी फैक्टर है जो लर्निंग को प्रभावित कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक आनुवंशिकता संबंधित कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। हेरिडिटी से रिलेटेड पूछा है इन्होंने, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। हेरिडिटी से रिलेटेड पूछा है तो क्या होगा? IQ, बुद्धि लब्धि, इंटरेस्ट या रुचि, मोटिवेशन, प्रेरणा, अभिप्रेरणा भी बोल सकते हैं, रिसोर्सेज, साधन, क्या हो सकता है? हेरिडिटी से रिलेटेड पूछा है ना, तो हेरिडिटी से रिलेटेड क्या होगा? IQ होगा ना, इंटेलिजेंस पावर। ओके, जो हेरिडिटी से आ रहा है वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था,
ओके एंड ये वाला टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइज व्हाट मोटिवेशन इज? निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? ओके, अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं, अभिप्रेरणा या प्रेरणा कुछ भी बोल दो, क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट ए इज इमोशनल अबाउट द अपकमिंग स्कूल ईयर एंड वांट टू डू वेल। ओके, ये नाम दे रखे हैं स्टूडेंट ए बी सी डी, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट को नाम दे दिया है। ओके, छात्र ए आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। ओके, आप ऑप्शन ध्यान से समझ लोगे ना तो आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप आंसर कैच कर लोगे इजीली। ओके, सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए पूछा क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल पूछा है, मोटिवेशन क्या है। ओके, तो फर्स्ट जो ए स्टूडेंट है वो क्या है, इमोशनल है, क्योंकि वो क्या है, आगामी स्कूल वर्ष के बारे में क्या है, भावुक है वो और अच्छा करना चाहता है, खुद अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहता है। सेकंड देख लेते हैं, स्टूडेंट बी इज एनर्जाइज्ड, उसमें फुल एनर्जी है, सेट्स अ हाई गोल फॉर डूइंग वेल इन हिज मैथ्स क्लास, persist with considerable effort and score highest in class। छात्र बी क्या है, सक्रिय है, सक्रिय मीन्स एक्टिव। मैंने पहले ही कहा था बच्चे जहां एक्टिव होंगे वही आंसर होगा। ओके, जहां बच्चे एक्टिव हुए वहां लर्निंग सब कुछ इजीली बहुत ही अच्छे से होगा, सब कुछ इजीली अच्छे से डेवलप होगा। ओके, तो आपने आंसर तो यहीं पकड़ लिया कि बच्चे सक्रिय हैं। और भी पढ़ लेते हैं, और भी ऑप्शन देख लेंगे। ओके, छात्र भी सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। मीन्स सब कुछ अच्छा ही आ रहा है ना उसका, उसने सारा कुछ अच्छा कर मतलब उच्च लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, उसने हाई गोल सेट कर रखे हैं, ठीक है, एफर्ट भी लगा रहा है, हाईएस्ट स्कोर भी कर रहा है। ओके, मीन्स अभी के लिए अपने ये आंसर मार्क कर लेते हैं बी। ओके, अब और भी क्वेश्चन, और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट सी इज गुड एट डायरेक्टिंग अटेंशन टू व्हाट ही वांट्स टू अकम्प्लिश। मीन्स छात्र सी जो है वो क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। सिर्फ इतना ही, क्या पूरा करना है, सिर्फ उसको डायरेक्शन का ही, उसी पे ही फोकस है अपना कि क्या पूरा करना है। ओके, कैसे अच्छा करूं ताकि वो पूरा हो जाए। ओके, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट डी वर्क्स हार्ड, एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट हर एकेडमिक वर्क। छात्र डी जो है वो कड़ी मेहनत करती है, उसके शिक्षक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती, शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावना का अनुभव करती है। तो आंसर क्या होगा, आंसर जो हमने पहले कैच किया था ऑप्शन बी। ओके, क्यों, क्योंकि उसमें बच्चा सक्रिय है, मैंने आपको पहले ही कहा था। इसमें कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो मैं आपको बाद में आगे भी बताऊंगी कि कौन से बच्चे के फेवर में होते हैं, कौन से बच्चों के अगेंस्ट होते हैं, टीचर का क्या रोल होता है जो बच्चे के फेवर में होता है और क्या टीचर को अगेंस्ट नहीं करना चाहिए बच्चों के। इससे क्या होता है, लर्निंग बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होती है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगी। अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन में बताया था कि जहां बच्चे एक्टिव हैं, सेल्फ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें एक्सप्रेशन दे रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, ओपन माइंडेड, उनके बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक्टिव है ना, एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब चीज में। तो स्टूडेंट बी जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है, उसने हाई गोल सेट कर रखे हैं कि मुझे मैथ्स क्लास में अच्छे से करना है, पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, प्रैक्टिस लगा रहा है और स्कोर हाईएस्ट कर रहा है क्लास में। ओके, तो आंसर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन ऑफ दिस फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, इनमें से कौन सा कारक सीखने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सा होगा। जेनेटिक मेकअप अलोन, केवल अनुवंशिक बनावट नहीं, सिर्फ जेनेटिक मेकअप तो नहीं होगा, अकेली हेरिडिटी तो नहीं होता, अलोन बोल रखा है ना, हेरिडिटी के साथ तो एनवायरनमेंट भी आएगा। ओके, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक आधारभूत संरचना, सोशल कॉन्टैक्ट एंड इमोशंस,
सामाजिक संदर्भ तथा संवेग, या मैचुरेशन एंड फिजिकल अपीयरेंस, परिपक्वता तथा शारीरिक छवि। तो देखो जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना लर्निंग में वो होता है सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड इमोशंस। ओके, मीन्स जहाँ बच्चा सोशल कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप में आ रहा है, सोसाइटी में आ रहा है, कम्युनिटी में आ रहा है, तो वो बहुत कुछ सीख रहा है ना, उसकी लर्निंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। ये फैक्टर है एक टाइप का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या? सोसाइटी, नेबर्स, पीयर्स, सब कुछ। बच्चा घर से बाहर निकलेगा तो वो सोसाइटी में ही तो आएगा, ठीक है, समाज में ही तो आएगा वो, तो क्या होगा, उसके इमोशंस भी जुड़ेंगे, ठीक है, वो समाज में आएगा, कुछ अपना इंटरेक्शन भी करेगा, लोगों के साथ सीखेगा। ओके, तो आंसर विल बी सी। देख लेते हैं, Which one of the following statement is true about the role of heredity and environment? आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही बताना है। A child's ability to learn and perform is completely by the genes. अब देखो यहाँ अकेला जीन्स बोला है, तो जीन्स तो अकेला नहीं होगा, ओके, यानी अकेला हेरिडिटी है, यानी कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अकेले जीन्स पे बोल रखा है कि वो जितना भी लर्न कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, बच्चे की जो क्षमता है वो सारा कुछ किस पे डिपेंड है? जीन्स पे। नहीं, सिर्फ हेरिडिटी पे तो नहीं है, एनवायरनमेंट भी तो आएगा साथ में। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत ही है, वो तो कंसिडर किया ही नहीं जाएगा। सेकेंड वन देख लेते हैं, गुड केयर एंड अ न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज बोर्न विद। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ओके, ये तो इतना कुछ ज्यादा बताया नहीं जाएगा क्योंकि और ऑप्शन भी देख लेते हैं, कंसिडर करे जाते हैं कि नहीं, देख लेते हैं। एनवायरमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ सिर्फ ओनली लैंग्वेज वो एनवायरमेंट कह दिया, एनवायरमेंट अकेला नहीं आएगा, ठीक है, तो क्या आंसर होगा? आंसर विल बी ऑप्शन डी, सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय एनवायरमेंट। मीन्स बच्चे के ऊपर कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसपे हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसपे एनवायरमेंट का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ओके, और ये जो मैंने चैप्टर करवाया था ना हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, तो आपने ध्यान से अगर देखा हो, समझा हो, तो आपको याद आएगा कि जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट होता ही क्या है? डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट। मीन्स फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। ओके, if extrinsic motivation is a means to an end, then intrinsic motivation is। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है क्या? ये वाला टॉपिक भी मैंने जब करा था तब मैंने बहुत बोला था कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या बताया था मैंने ये बताया था कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है एक मीन्स, ठीक है, एक साध्य है, साधन है एक एंड में, ठीक है। मीन्स एक्सट्रिंसिक में हमको बाहर से प्रेशर आता है, बाहर वाले लोग आउटसाइडर्स मोटिवेट करते हैं तो हम वो काम करते हैं, हमारा इंटरेस्ट कुछ मैटर नहीं करता इसमें। जबकि इंट्रिंसिक क्या होता है, अपने आप में एंड है, खुद में ही एंड है, प्रोसेस अचीव होते ही सेटिस्फेक्शन मिल जाता है और अपने आप में एंड है वो। मीन्स क्या, इंट्रिंसिक मोटिवेशन पूछा है तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एंड एंड इन इटसेल्फ, अपने आप में एक अंत है। आ गया ना समझ में? बहुत इजी है ये वाला टॉपिक भी, मोटिवेशन वाला बहुत ही इजी है एंड क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की कहानी, अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एंड आज के जो हमने क्वेश्चंस किए, अराउंड 15 क्वेश्चंस किए हमने, उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड
मेरी कोशिश तो यही है कि आप तक बेहतर से बेहतर पहुंचा सकूं मैं। मेरी तरफ से तो यही कोशिश रहती है, मैं तो मेरी तरफ से बेस्ट दे रही हूं। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताएं, ताकि वो अगर टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।